रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे विनय। और आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मनु भाकर जी। मनु भाकर जी एक ऐसा नाम जो मुक्केबाजी भी करती हैं, जो कबड्डी भी खेलती हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है। एक बड़ा नाम है। अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने हिना सिद्धू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने अलेक्जेंड्रा का रिकॉर्ड तोड़ा और इन्हें हम गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनु भाकर जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको स्पोर्ट में इतने ऊंचे लेवल तक जाने की क्या प्रेरणा मिली, और कब आपको पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि आप ओलंपियन बनना चाहती हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स में मुझे शुरू से ही बचपन से ही काफ़ी दिलचस्पी रही है। पर मेरे स्पोर्ट्स में चॉइस बहुत ही डिफरेंट रही हैं। जैसे चॉइसेस में बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स ऐसी चॉइसेस हमेशा से रही हैं। और एकदम से फिर जब शूटिंग में मैंने एंट्री की, तो शूटिंग काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट है। शूटिंग बहुत मेंटली आपको चैलेंजिंग लगता है। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप कहीं न कहीं कुछ साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो मेरे बाकी स्पोर्ट्स से इस स्पोर्ट में मुझे ये मेजर डिफरेंस लगा, बट मुझे शूटिंग के साथ मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू इसलिए रखी कि शूटिंग एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। इसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा शूटिंग में। और ये भी जानना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस रहे हैं जो आपने इस ओलंपिक जर्नी में देखे हैं और उनसे ओवरकम कैसे हुआ। चैलेंजेस एक तो शुरुआत में होता है अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हो तो। बट मेरे केस में मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। कोई भी करियर चॉइस का मुझे हमेशा ऑप्शन मिला है कि आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको स्पोर्ट्स में जाना है या फिर किसी भी तरीके के फील्ड में आपको जाना है। तो काफ़ी मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी रही है, जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और मैं मेरे करियर का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और फैमिली को ही देती हूँ कि इतनी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मुझे देकर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बाकी शूटिंग में इनिशियल स्टेजेस में थोड़े-से चैलेंजेस रहे थे कि शूटिंग एक एक्सपेंसिव गेम है, तो इसमें अनलेस आप श्योर हो कि हाँ, मुझे यही करना है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो एक वो था, एक शूटिंग रेंजेस नहीं है हमारे हरियाणा में बहुत सारी, तो कोई नेशनल लेवल की रेंज भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शुरू में टैकल करनी पड़ी। फिर उसके बाद और कि दिल्ली आके हमेशा सारे टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते थे। फिर कोच का थोड़ा-सा हुआ, फिर जसपाल राणा जी के साथ शूटिंग करने के बाद, उसके बाद से लेकर अब तक थोड़ा-सा सही हुआ है। कोई ज़्यादा इतने चैलेंजेस नहीं आए हैं, बट वही बात है, चैलेंजेस को आप जब तक स्ट्रगल लेकर जिएँगे तब तक वो आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और अम, मेरे लिए ये होता है कि कोई भी स्ट्रगल है उसको हमेशा जियो, उसको हमेशा खुशी से एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी भी जीत को एक्सेप्ट करते हो तो आपको हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब मैं हारती थी किसी भी कॉम्पिटिशन के बाद, उसके बाद मोटिवेशन लाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। बट अब वो भी इश्यू नहीं है। सो अच्छा, इतना टफ कंपटीशन है और ऐसे में इतने टफ कंपटीशन के लिए आपने अपना फोकस कैसे बनाए रखा, स्पेशली ड्यूरिंग योर इंटेंस ट्रेनिंग और सेटबैक्स, इसके बारे में बताएं। मेरा पर्सनली मेरा मानना ये है कि आपका कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है। आप जब तक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहोगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाओगे लाइफ में। अगर आप खुद की ही प्रोग्रेस को नापते रहोगे बार-बार, तो आप ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। शूटिंग एक इस तरीके का स्पोर्ट है जिसमें आप ओपोनेंट नहीं देख सकते हो कि कौन है, कौन नहीं है। अगर आप अपना फ़ोकस अपने तक सीमित रख सकते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो बहुत जल्दी। और दूसरी चीज़ ये कि शूटिंग में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपकी कोई भी दुविधाएँ हैं, कुछ भी समस्याएँ हैं, उनमें बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और कहीं न कहीं वही अपना बेसिक जो रूटीन है इंडियन कल्चर, जो योगा का हमारे रूट्स हैं, तो उसको अपनाना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, बीइंग एन ओलंपियन, व्हाट टाइप ऑफ डाइट शेड्यूल यू हैव टू फॉलो। शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहता है। शेड्यूल सुबह लगभग साढ़े 5-6 बजे से शुरू होता है। उसके बाद तैयार होकर फिर योगा करना, योगा मेडिटेशन तो इंसेपरेबल पार्ट होता है। उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट करके फिर रेंज के लिए निकलती हूँ अराउंड 8:30। और उसके बाद फर्स्ट सेशन होता है 9 टू 12।
फिर लंच होता है, फिर 2 to 5 सेकंड सेशन होता है, और उसके बाद 5:30 to 7 o'clock वर्कआउट ट्रेनिंग सेशंस, जिम सेशंस होते हैं। और उसके बाद फिर शाम को डिनर करके बस फटाफट वापस बिस्तर में घुस जाओ। अच्छा, डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना मैटर करता है? मुझे लगता है डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सुबह टाइम से उठ रहे हो या फिर आप टाइम से कुछ खा पी रहे हो। डिसिप्लिन होता है आप अपने आप को फिट रख रहे हो, आप अपने आप को मेंटली ध्यान रखते हो, अपने आप का फिजिकली आप केपेबल हो बहुत सारी चीजें करने का। तो ये सब चीजें आती हैं उसमें। और डिसिप्लिन, जहाँ तक शूटिंग में मेरी बात करो तो मेरे कोच इतने स्ट्रिक्ट हैं, जसपाल सर, कि वो मुझे अलाउ ही नहीं करते हैं कुछ भी और फालतू चीजें करने में। जैसे कभी भी पार्टीज या फिर कोई भी इवेंट्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सो उस तरीके से भी बहुत वो स्ट्रिक्ट है कि आप अपने रूटीन में ही ध्यान दो, और फालतू की चीजों में सोशल मीडिया हो गया या फिर ज्यादा सोशलाइज करना हो गया या फिर कुछ चीजों पे लिमिट है, थोड़ा करो बट एक लिमिट तक करो बस। यू जी। आर और रिप्रेजेंटिंग। उसके अलावा डोपिंग जैसी हम जैसे सब लोग आरटीपी में आते हैं, रैंडम टेस्टिंग पूल, जिसकी वजह से हमें अपना पूरा रूटीन हमको अपने एक ऐप पे डालना पड़ता है। और उस वजह से हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हमारा दिन नहीं रह पाता है, हमें पूरा उनको डेटा देना पड़ता है कि हम इस समय ऐसे इस समय यहाँ रहेंगे या इस समय हम घर में रहेंगे, कि हमारा एड्रेस ये है। और इस वजह से हम कोई भी पार्टीज या फिर ये सब को भी नहीं, मतलब जा ही नहीं सकते हैं उधर। यू आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, क्या फील कर रही हैं आप? इंडिया को रिप्रेजेंट करना हमेशा ही एक बहुत प्राउड मोमेंट मोमेंट रहता है मेरे लिए। मैं 14 की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंट किया था, और उस दिन से आज आज तक वो फीलिंग चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी। और आज भी उतना ही प्राइड फील होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने में। और सिर्फ रिप्रेजेंट करने में ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए मेडल जीतना तो उससे भी मतलब सोने पे सुहागा होता है। तो डेफिनेटली वो फीलिंग तो अनएक्सप्लेनेबल है, गूज बम्स होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस भी होती है कि देश देख रहा है पूरा। और एक्सपेक्टेशन जब लोगों की ज्यादा होती है तो और भी नर्वसनेस होती है, इसीलिए और मेहनत करते हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी कंट्री है जिनके प्लेयर्स को आप एज अ टफ कॉम्पिटिटर मानती हैं? आई थिंक शूटिंग में फिलहाल तो मेरे ख्याल से चाइना और जर्मनी है, जो काफी उनकी टीम काफी स्ट्रांग है। उनके अलावा कुछ कंट्रीज के एक एक दो दो एथलीट्स हैं जो काफी अच्छे हैं, जैसे ग्रीस की एना काकी हैं। और भी अलग अलग कंट्रीज के कुछ कुछ एथलीट्स हैं, फ्रांस की हैं कुछ, तो कोरियंस भी हैं। तो कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है, बट हर एक कोई ना कोई एथलीट किसी ना किसी कंट्री का। अच्छा, अभी बट जो इंडियंस यंग। भी इंडियंस भी कम नहीं है, हाँ। इंडिया भी बहुत स्ट्रांग है शूटिंग में। जी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो यंग एथलेटिक्स आ रहे हैं, इनको क्या मैसेज आप देना चाहोगी? मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, कभी भी वेस्ट नहीं होती है, आप मेहनत करते रहो। जिस भी फील्ड में आपको दिलचस्पी है, जो भी फील्ड में आप इंजॉय करते हो मेहनत करना, काम करना, उसमें कंटिन्यू रखो। और एक दिन सफलता जरूर तुम्हारे पास आएगी। अगर आप गिव अप कर देते हो तो वो एक रिग्रेट रहता है कि अरे यार, मैंने उस समय थोड़ा सा और पुश कर लिया होता तो शायद मैं आज कहीं और होता, या फिर काश मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया होता तो आज कहानी कुछ और होती। तो वो रिग्रेट नहीं लाना चाहिए लाइफ में। मेहनत करो तो दिल लगाकर करो, और अगर छोड़ना है तो उसको दिल से ही निकाल के फिर किसी और चीज पर मूव ऑन करो। जी। अच्छा, ओलंपिक फॉर यू इन वन वर्ड। ड्रीम, लव, रियलिटी। थैंक यू सो मच, मनु भाकर जी। मुझे लग रहा है कि आज से 8 साल पहले आपके पापा ने आपके हाथ में पिस्टल थमाई थी, और इससे पहले आप मुक्केबाजी करती थी, और वो सपना पूरा कर रही हैं। पूरे देश को आप पर गर्व है, और आप दूसरी बार इंडिया का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? बस वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि कैसे मैं अपनी माँ के साथ रोडवेज बस में ट्रैवल किया करती थी छुट्टी वाले दिन, जब रेंजेस बंद रहती थी तो एक जिले से दूसरे जिले में हम रोडवेज में जाया करते थे। और वो ड्राइवर भी हमको 2 साल बाद पहचाने, मतलब जैसे टीवी में फोटो आई कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद,
तो उन्होंने भी मतलब वो बधाई देने स्पेशली घर पे आए कि आप हमारे साथ बस में आते थे, तो आज बिटिया ने इतना बड़ा काम किया है, तो हम बधाई देने आए हैं। तो वो सारे छोटे-छोटे मोमेंट्स कि हम कभी यहाँ दिल्ली में आते थे और कहीं बुकिंग नहीं मिलती थी, तो हम मंदिर में रुका करते थे, हमारी टीम। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो याद आती हैं और बहुत ही ऐसे लगता है कि अच्छी बात है कि मैंने गिव अप नहीं किया। अच्छी बात है कि मैं उसमें उसमें मैंने हार नहीं मानी, मैं उसको करती गई, करती गई। तो आज वो मोमेंट्स छोटे-छोटे मोमेंट्स मेरे बड़े मोमेंट का हिस्सा हैं और मैं बहुत ही प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इंडिया को एक ओलंपिक में रिप्रेज़ेंट कर चुकी हूँ, बट दूसरा ओलंपिक आई होप मैं लोगों के चेहरे पे बड़ी-सी मुस्कान ला पाऊँ। तो बस उम्मीद है यही और आप दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, पूरा रेडियो सिटी परिवार आपके लिए दुआ करता है। पूरे इंडिया की तरफ से बहुत-बहुत आपको शुक्रिया। ढेरों शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही झंडे गाड़ें, नए-नए रिकॉर्ड बनाएँ। थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।